Okay, so now that everyone has their data opened up, आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी. What we have to do is आज के सेमिनार में we will go through how to make an MIS from scratch and make it on Google Sheets. So for Google Sheets पहला रिक्वायरमेंट तो ये होना चाहिए कि हम लोगों का डेटा कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है. तो एलएस का जो प्रोसेस हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं वो वैसे ही फॉलो होगा. हम लोग सबसे पहले डेटा लेंगे, उसको पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसमें जो जो एरर्स दिखते हैं उसका एरर्स का हम लोग एक शीट बना के भेजेंगे सामने वाले को. क्लाइंट से इट इज एक्सपेक्टेड कि वो सब कुछ ठीक करके देगा हम लोगों को. जब डेटा वापस आएगा विल गो थ्रू इट. अगर उसने लेट्स से हमने 10 क्वेरीज रेस किए थे जिसमें से उसने 8 सॉल्व करके दिए, 2 सॉल्व नहीं किए, तो देयर आर टू थिंग्स टू बी डन. एक तो वो जो 2 ओपन पॉइंट है वो हमारे मेन प्रेजेंटेशन में हम लोगों को कहीं ना कहीं एक नोट बना के देना है, सो दैट जो सामने वाले डायरेक्टर्स है उनको पता चले कि हमारा डेटा इज इनएक्यूरेट टू दिस एक्सटेंट. एंड द रीजन इज कि सामने वाले ने टाइम का हम लोगों को सप्लाई नहीं किया जो रेक्टिफाइड डेटा चाहिए था. तो आगे चल के टू दैट टोन पहले वाले नंबर्स में चेंजेस आने वाला है विच इज टू बी एक्सपेक्टेड, सो दैट आगे क्लाइंट हमको नहीं बोले कि अरे तुमने तो पहले दिखाया था 1 करोड़ का प्रॉफिट है, अभी तुम बोल रहे हो पिछले महीने 80 लाख का प्रॉफिट है. वो हम पे नहीं आने के लिए. सेकेंडली व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज एंड हाउ आई विल शो यू हाउ. हम लोग उन 2 एंट्रीज का अगर हमको मोटा मोटी अमाउंट पता है तो हम लोगों को प्रोविजनल बेसिस पर वो एंट्री मार देनी चाहिए. प्रेजेंटेशन में हम फिर भी रखेंगे ये बोल के कि तुम्हारे डेटा में अब तक ये चीजें रेक्टिफाइड नहीं हुई है, बट टू शो यू द ट्रू पिक्चर हम लोगों ने प्रोविजनल बेसिस पे इसका एंट्री मार दिया है और उसको हम लोगों ने कंसिडर किया है. बट ये एंट्रीज हम लोग टैली में नहीं मारेंगे, बिकॉज आगे चल के जब किसी को 4 महीने पहले का डेटा देखना होगा तो पता होना चाहिए कि उनके पास से क्या डेटा आया था. वरना इफ हम लोगों का प्रैक्टिस ही ऐसे है कि हम लोग टैली में प्रोविजनल एंट्री मारते हैं, तो सामने वाला कभी भी आगे चल के स्टैंड ले सकता है कि हाँ आप लोग तो कुछ भी एंट्री मारते हो, हमको क्या पता हमने जो भेजा था ये वही है कि नहीं. वो प्रॉब्लम बाद में नहीं चाहिए. तो व्हाट वी डू इज हम लोग टैली से जो डेटा है वो वैसा का वैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड जो गूगल शीट है वहां पे प्रोविजनल एंट्रीज पास करेंगे. नाउ प्रोविजनल एंट्रीज के टाइम वी हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग कि जब हम लोग अगले महीने का डेटा पेस्ट कर रहे हैं देर आर टू थिंग्स. एक तो प्रोविजनल एंट्री कहीं अलग से दिखनी चाहिए सो दैट वो डेटा ओवरराइड ना हो. एंड सेकेंडली हम लोगों को चेक करना है कि हमने लास्ट महीने जब पेस्ट किया था तब ये एंट्रीज नहीं हुई थी, इस महीने हो सकता है कि लास्ट मंथ में वो एंट्रीज पास कर दियो. इन दैट केस वी हैव टू डिलीट इट, वरना उसका डबल इफेक्ट जाएगा. ओके, सो ये बेसिक रन थ्रू हो गया कि ओवरऑल हम लोग कैसे बनाएंगे. एक बार जब हम लोगों का एमएस बन जाता है, मतलब ये ट्रेसर वगैरह लगा के सब होने के बाद में देन वी हैव टू चेक कि हम लोगों का पीएनएल सही दिख रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट सही दिख रहा है या नहीं. डेटा सेजिंग क्रेडिटर सेजिंग हम लोग वहां पे डालेंगे, रेशियोज का देखेंगे कि सब प्रॉपर है, कुछ फॉर्मूला चेंज करना है, कुछ एनुअलाइज करना है. वो सारी चीजों के होने के बाद में व्हाट वी डू इज गूगल शीट का द रीजन वी यूज गूगल शीट इज बिकॉज वो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है. फ्लेक्सिबिलिटी एज इन हम लोगों को जो MIS प्रेजेंट करना है, मेनी टीम्स प्रेजेंट इट डायरेक्टली ऑन एक्सेल, मेनी टीम्स प्रेजेंट इट ऑन पीपीटी. दोनों टीम का प्रॉब्लम क्या पता है, जो एक्सेल में प्रेजेंट करता है वो उतना अच्छा प्रेजेंटेशन वाइज नहीं दिखता, और जो पीपीटी में प्रेजेंट करता है उसका आधा दिन वो पीपीटी बनाने में जाता है. हर बार हम लोगों को वो सेम सब कुछ बना हुआ है, खाली कॉपी पेस्ट करना है, बट उसमें भी 2-3 घंटा किसी एक इंसान का चला ही जाता है. तो गूगल शीट से फायदा ये हो जाता है कि गूगल शीट से डायरेक्टली हम लोग लिंक करके गूगल डॉक्स बना सकते हैं, वेर इन एवरी टाइम वी अपडेट एनीथिंग ऑन गूगल शीट डॉक्स में अपने आप अपडेट हो जाएगा, विच लुक्स अ लॉट लाइक पीपीटी बट इट डज नॉट टेक एज मच टाइम. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. अभी सिंस हम लोग थोड़े लेट चल रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर कि हम लोग कितना इसमें से कवर कर पाएंगे, इसलिए आई हैव गिवन यू अ रन थ्रू. लेट्स बिगिन. तो सब यहाँ मैंने फुताबा किंडरगार्टन का डमी डेटा बनाया है फॉर एनीवन हु नो शिनचैन, ये उसके शिनचैन के स्कूल का नाम है. हम लोग उसका अभी एमएस बना रहे हैं. इसमें द कॉमन एंट्रीज आर बच्चों की स्कूल फीस आती आई कि नहीं आई, योशिनागा मैडम को उनका सैलरी मिला कि नहीं मिला, लाइट का बिल भरा कि नहीं भरा. तो अगर जैसे योशिनागा मैडम का सैलरी है वो हमको दिख रहा है कि हर महीने एक ही अमाउंट है, और हम लोग अभी जुलाई का एमएस बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और जुलाई में उनका सैलरी नहीं है. एलएस के टाइम हमने वो रेस कर दिया कि भाई तुमने वो सैलरी का एंट्री नहीं मारा, बट प्रेजेंट करते टाइम हम लोग उसका प्रोविजनल एंट्री पास कर देंगे क्योंकि पता है कि ये सिमिलर अमाउंट रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा
एक आध दिन उसमें छुट्टी रिया रहेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट मोटा मोटी सेम रहने वाला। तो टू स्टार्ट ऑफ वी हैव टू गो टू डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हम लोगों को ऑन अ मंथली बेसिस लेना होता है। तो प्रेस Alt N. Alt N is for auto repeat columns, and then go to monthly. Show total, no. इससे क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस ऑन अ मंथली बेसिस खुल गया। नाउ जो मैंने डेटा शेयर किया है उसमें मैंने जुलाई तक की डमी एंट्रीज मार के रखी है, अज्यूमिंग कि हम लोग जुलाई का एमआईएस बना रहे हैं। तो उस केस में क्या करना है हम लोगों को, हम लोग बस जुलाई तक के कॉलम्स को कंसिडर करेंगे, उसके आगे क्योंकि एनीवे सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स होंगे तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सो दैट एवरीथिंग कम्स लेजर वाइज। कुछ कुछ लोग अ, अगर एक्सपैंड एक्सपैंड करेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगा कि दो बार काउंट होगा, मतलब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और उसका टोटल भी ऊपर आ रहा है। वी डू नॉट वांट दैट रिपीटेशन टू हैपन, वरना वो हम लोगों को बाद में बैठ के डिलीट करना ही पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम लोग पूरा का पूरा ऐसे एक्सट्रैक्ट करें। तो कंट्रोल E, इसको कहीं पे भी आप लोग एक्सपोर्ट कर लो, जस्ट मेक श्योर कि द फाइल ओपन्स अप व्हेन यू हैव एक्सपोर्टेड इट, सो दैट ढूंढने में उसका टाइम नहीं जाए। यस, एक्सपोर्ट। नाउ जो मैंने मेल किया है उसमें एक वर्ड फाइल भी है। दैट वर्ड फाइल कंटेन्स लिंक टू अ गूगल ड्राइव। वो ड्राइव पे एक मैंने ब्लैंक एमआई शीट बना के रखा है, तो विच इज फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज, बिकॉज हम लोग एक रन थ्रू कर रहे हैं। एक घंटे में एक फॉर्मूला हम लोग को क्या क्या लगाना है और उसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा वो बताना पॉसिबल भी नहीं होगा। एंड आई डोंट थिंक दैट यू गाइज नीड टू रीडिस्कवर द व्हील। अगर हम लोगों के पास एक टेम्पलेट है जिसको यूज करके हम लोग किसी भी क्लाइंट का एमआईएस बना सकते हैं, तो हर एक चीज के लिए स्क्रैच से चालू करने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वो शीट को रेफर करके आगे का एमआईएस बना सकते हैं। तो देर इज वन थिंग टू नोट, जो शीट मैंने अभी शेयर की है दैट इज बेस्ड ऑन एमआईएस मेड फ्रॉम टैली प्राइम। देर आर डिफरेंट शीट्स फॉर टैली प्राइम, जोहो, सैप, बिकॉज हर एक का जो ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। किसी का सिर्फ ट्रांजैक्शन निकल के आता है, किसी किसी में क्लोजिंग बैलेंस के साथ आता है, किसी किसी में कंसोलिडेट होते जाता है, मतलब अप्रैल में अप्रैल दिख रहा है, मई में अप्रैल प्लस मई दिख रहा है। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन वाली मैंने शीट्स बना के रखी है। द वन वी आर रेफरिंग टू इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, टैली, बिकॉज टैली के साथ आई फील कि एवरीवन इज कंफर्टेबल, सब लोगों ने कभी ना कभी एट सम पॉइंट टैली यूज किया हुआ। तो एक बार ये एक्सट्रैक्ट हो गया ना, तो हम लोगों ने जिस मंथ तक का एमएस बनाना है उधर तक का लेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। तो यू टेक दिस होल ट्रायल बैलेंस, उस एमआई शीट का सब लोग एक कॉपी क्रिएट कर लो बस। आई डोंट थिंक कि मेरा जो शेयरिंग है वो फुल फुल पे है। ओके, सो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया है, जुलाई तक उसमें एंट्रीज है तो जुलाई तक कॉपी किया। देन वी मूव ऑन टू आर ब्लैंक शीट। नहीं नहीं, इसमें पेस्ट नहीं करना है, मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी काम कर रहा है इस शीट का कॉपी क्रिएट कर लो, वरना सब लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे। हर किसी को एक ही लिंक भेजा है, उसको कॉपी पेस्ट करो कहीं और पे, और फिर सब लोग इंडिविजुअली बनाओ। तो टेक अ मोमेंट्स टाइम, सब लोग 2 मिनट में इस शीट का कॉपी क्रिएट कर लो अपने अपने ड्राइव पे, एंड देन विल मूव अहेड। इस वाले शीट पे मैं खुद काम करूंगा, सब लोग अपने अपने शीट पे अकेले अकेले काम करेंगे। जून जुलाई, ऑटो रिपीट करो मंथली। हाँ, सॉरी।
टोटल नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस? सिर्फ ये, सिर्फ चैनल है क्या? चैनल है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है, बता दो। ओके, सो सब लोगों ने अपना अपना शीट का कॉपी बना लिया है? इज देयर एनीवन जिसका अभी भी बचा है, या कैन आई कंटिन्यू मूव ऑन? ओके, सिंस कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि सब लोगों ने अपना अपना गूगल शीट का कॉपी बना लिया है, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ। तो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक कि सब लोग नोट डाउन कर ले। इस गूगल शीट में हम लोगों ने कुछ कुछ हिडन फॉर्मूले लगा के रखे हैं, जो जब तक पता नहीं हो हम लोगों को कभी समझेगा नहीं कि हमारा रिपोर्ट अच्छे से क्यों नहीं बन रहा है। तो उस चीज का स्पेशल स्टार नोट कर लो। वन थिंग इज व्हेन वी पेस्ट आर ट्रायल बैलेंस हियर, मैंने कॉपी किया है, and paste merges. Okay, so let's just copy this. Okay, so first thing that I would like everyone to note is हम लोगों ने जब बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, उसमें सिर्फ लास्ट कॉलम आना चाहिए। जो भी लास्ट डेबिट या क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है, सिर्फ वो आना चाहिए। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फॉर्मुलेटेड इट सच दैट ये जो लाइन नंबर 6 है ना, वो उसका काउंट लेता है, और उस काउंट का जो आखिरी दो कॉलम है, it only refers to that part as the final closing balance for balance sheet purposes. So what you have to do is every time when you paste something here, ये डेबिट क्रेडिट अगर उसके आगे है तो डिलीट कर दो, और अगर उस कॉलम पे नहीं है तो लिख दो। लेट से लास्ट मंथ तुमने जून का पेस्ट किया था, ठीक है, अभी तुम लोगों ने जुलाई का पेस्ट किया और जुलाई पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, तो क्या होगा, पीएनएल के फिगर्स तो जुलाई तक के पकड़ेगा वो, बैलेंस शीट के लिए वो जून तक का रेफर करेगा, एंड देन यू विल बी वंडरिंग कि तुम्हारा बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रहा है। तो टू अवॉइड दैट, वो डेबिट क्रेडिट सबसे पहला चेक पॉइंट होना चाहिए। पेस्ट करने के बाद वो डेबिट क्रेडिट आया है कि नहीं आया है, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट आई मिस्ड इज, जब हम लोग सबसे पहले पेस्ट करते हैं तो पहला कॉलम हमेशा मार्च होना चाहिए। मार्च इज पर्टिकुलरली बिकॉज हम लोगों को जो फंड फ्लो बनाना होता है, फंड फ्लो इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड योर करंट बैलेंस शीट। तो वो भी यहाँ से डायरेक्टली बन जाता है। पहला कॉलम अगर तुम लास्ट ईयर का क्लोजिंग ले लो, और लास्ट कॉलम तुम्हारा लास्ट बैलेंस शीट का रेफरेंस है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल के ये गूगल शीट अपने आप फंड फ्लो भी बना के दे देगा। तो जस्ट डू अ रीरन, ट्रायल बैलेंस में जाओ एंड स्टार्टिंग डेट रखो 1 March 2024, क्लोजिंग डेट 31 July 2024, एंड मंथली उसको एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट कर दो। इस शीट पे कौन काम कर रहा है भाई?
मैनेजर वैनेजर नहीं, मैंने बोला सब लोग अपना अपना कॉपी बनाओ। ये शीट का लिंक दिया है, बट यहाँ पे कोई तो है जो यूज कर रहा है। हाँ, जो भी है कॉपी क्रिएट करो और कॉपी पे काम करो। इस वाली शीट पे मैं ही काम करूंगा। किसी ने अगर कॉपी नहीं बनाया है तो अभी बना लो और वहां पे काम करो। अभी भी कोई एक और जन है अभी भी जो इसी शीट पे है। टोटल नो। F5 फॉर लेजर्स। एक्सपोर्ट ओवर। हाँ, F5 फॉर लेजर्स। ओके, तो ये नया एक्सट्रैक्ट जो है वो हम लोग पेस्ट कर देंगे राइट हियर। एंड नाउ एज यू कैन सी, ऊपर ऊपर सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। तो वहां अगर कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स तुम लोगों ने या तो ट्रायल बैलेंस सही से एक्सट्रैक्ट नहीं किया और पेस्ट करने में कोई एक आध लेजर रह गया है, या फिर जो टैली डेटा आया है उसमें ही डिफरेंस है कुछ तो कभी कभी वैसा हो सकता है कि तुम लोगों ने तो पेस्ट वेस्ट सब सही किया और फिर तुम लोग ढूंढ रहे हो टैली क्यों नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ ऊपर देखना है कि तुम्हारा जीरो होना चाहिए सब कुछ। अगर जीरो नहीं हुआ है दैट मीन्स देर इज सम goof up। ओके। सब लोगों ने यहाँ तक विथ मी? एनी डाउट सो फार? पीपल ऑनलाइन, एनी डाउट सो फार? गिरीश भाई, ललित भाई, लिया? ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू ऑन करता हूँ। तो एज यू कैन सी, यहाँ ये सारे लेजर्स पेस्ट करने के बाद में लेफ्ट साइड में दो कॉलम है जहाँ जीरो एन ए आ रहा है। यहाँ हम लोगों को क्या करना है बेसिकली, क्लाइंट ने लेजर्स को कहीं पे भी मैप किया हो, कुछ भी किया हो, हमारे एमआईएस में हमको कैसे दिखाना है वो डिफाइन करना है हम लोगों को। तो देर आर टाइम्स जब क्लाइंट के पास 150 लेजर पड़े हुए हैं पीएनएल के अंदर, बट जब हम लोग एमआईएस प्रेजेंट करते हैं तो उसको 150 लेजर नहीं दिखाना है, उसको हम लोगों को 10 या 20 लेजर्स में दिखाना है। और उस हिसाब से कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस में ये चार, उसके अंदर हर एक के अंदर हो सकता है 10 आइटम्स कोलेट करके हो रहे हैं, बट ही डज नॉट नीड टू नो एवरीथिंग। तो टू कंसाइज दैट हम लोग ट्रेसर्स लगाते हैं। तो ट्रेसर शीट इफ यू ओपन अप, यहाँ मैंने रखा है कि ट्रेसर का एक तो हम लोगों को लेजर नेम डालना है। उसको हम लोग ट्रेसर में क्या बोलेंगे, ट्रेसर में वॉट एवर वी कॉल इट इन ट्रेसर बिकम्स द नेम ऑन द फेस ऑफ एमआईएस। तो लेट से ये जो योशीनागा मैडम की सैलरी है वो, ये जो हमारा किंडर गार्डन है उसके लिए वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोगों को डिफाइन करना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर हम लोग चार लाइन आइटम दिखाने वाले हैं, तो योशीनागा और जो उसकी दोस्त है, दो तीन टीचर्स है वहां पे, उन सबका सैलरी अलग अलग दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। हम लोग खाली टीचर सैलरी करके एक लाइन आइटम अगर बना दे, दैट वुड बी गुड गुड इनफ।
तो व्हाट वी विल डू इज कि सबसे पहले हम लोगों ने टीवी टैली में जितने भी लेजर्स आए हैं जिनके सामने एनए दिख रहा है, वी हैव टू कैप्चर देम ऑल। अच्छा, ग्रैंड टोटल नहीं आना चाहिए, सॉरी माय बैड, ये मैं बताना रह गया कि जो ग्रैंड टोटल वाला लाइन है वो डिलीट कर दो। वो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उस पर हम लोग कोई ट्रेसर लगाएंगे नहीं। एंड अनलेस किसी चीज पे ट्रेसर लगा है, वो हमारे एमआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट स्टार्ट ऑफ हम लोगों को सारे लेजर्स का नाम लेना है एंड ट्रेसर शीट में कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने बहुत छोटा डेटा रखा है सो दैट सब लोग अच्छे से रन थ्रू कर पाए, सब लोग समझ पाए कि इसमें जो ट्रेसर लगाना है वो किस हिसाब से लगाना है, कैसे एनालाइज करना है। यू गेट टाइम फॉर एवरीथिंग। उसके लिए मैंने सिर्फ 30 लेजर बनाए, डमी डेटा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले जब तुम लोगों को कोई भी नया लेजर मिलता है ना, गो टू द टैली, उसमें देखो कि इसका मैपिंग कहाँ पे है। तो लेट्स से सेल्स अकाउंट है, सेल्स के अंदर है एनुअल डे फीस, डिस्काउंट, डोनेशन मिला है, रीइंबर्समेंट मिला है। ये चार चीज दिख रही है टैली के अंदर। ये सब कुछ सेल्स के अंडर है, तो आई नो कि ये कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर का पार्ट है, यानी कि मेरे इनकम में जाना चाहिए। नाउ एज यू कैन सी, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ना जो दो चीजें नहीं आनी चाहिए वो डाल के रखी है। डिस्काउंट एंड रीइंबर्समेंट आर नॉट पार्ट ऑफ माई डायरेक्ट इनकम, दीज आर माई इनडायरेक्ट इनकम। तो हम लोग जब ट्रेसर लगाएंगे ना, वी डू नॉट नीड कि हम लोग सामने वाले से सब कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट में ठीक कराएंगे उसके बाद ही एमआईएस होगा। हम लोग तो सामने वाले को बोलेंगे कि तुम्हारे चार्ट ऑफ अकाउंट में ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए। बट फॉर आर कन्वीनियंस व्हाट वी विल डू इज, इन दोनों लेजर्स को हम लोग ट्रेसर में लगाते टाइम इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे, और जो बाकी दोनों लेजर्स है उसको डालेंगे हम सेल्स में। बिकॉज डोनेशन इज समथिंग जो प्रिटी कॉमन है, स्कूल्स किंडरगार्टन्स में वो आता रहता है। एनुअल डे फीस वगैरह भी प्रिटी कॉमन है, वो आता रहता है। एंड लास्टली वी हैव दिस। तो डोनेशंस का नाम एक्चुअली बदल देना चाहिए। डोनेशंस नहीं, इसको स्कूल फीस रखते हैं क्योंकि हर महीने इतना डोनेशन नहीं आएगा। तो स्कूल फीस। तुम लोग अभी अपने टैली डेटा में इतना चेंज मत करते बैठो। जस्ट हम लोग जो बना रहे हैं उसमें ऐसे कंसिडर करो कि डोनेशन का नाम स्कूल फीस है और उसको सेल्स के अंदर डाल दो। तो लेट्स फाइंड हियर, यहाँ पे वी हैव डोनेशंस। ट्रेसर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सेल्स अकाउंट या सेल्स। हेड क्या है इसका, डायरेक्ट इनकम। देन नेक्स्ट अप वी हैव डिस्काउंट। डिस्काउंट विल गो इन इनडायरेक्ट इनकम, हेड भी इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में हम लोग इसको एज अदर इनकम दिखा सकते हैं। एमआईएस के फेस पे द नाम वुड बी अदर इनकम। सिमिलरली एनुअल डे फीस हम लोगों के सेल्स के अंदर चला जाएगा, डायरेक्ट इनकम में। एंड लास्टली वी हैव रीइंबर्समेंट्स, वो भी अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो चीजें हैं, टीचर्स की सैलरी है और एनुअल डे एक्सपेंसेस है। तो हमारे यहाँ पे भी अगर वो दोनों का अमाउंट सब्सटैंशियल है, तो व्हाट वी विल डू इज कि उसको ऑन फेस रखेंगे। ये क्लाइंट टू क्लाइंट हम लोगों को अपना जजमेंट लगाना है कि कौन सी चीजें फेस पे दिखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं दिखनी चाहिए। मेरा एक कॉमन थंब रूल है कि अगर किसी चीज का अमाउंट 2-3 लाख के ऊपर जा रहा है तो वो फेस पे दिखना ही चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो उन सबको तुम अदर एक्सपेंसेस करके क्लब करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर एक लाइन आइटम में दिखा सकते हो। वो करने के बाद में इंडिविजुअली भले उनका अमाउंट छोटा छोटा था, बट एमआईएस में बाद में तुमको वो खोल के लग रहा है कि भाई सारे खर्चे अदर एक्सपेंस के टोटल के सामने छोटे लग रहे हैं, तो फिगर आउट कि उसमें से और कौन सी चीजें हैं जो तुमको बाहर पुल आउट करनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि इस चीज में मुझे ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, एमआईएस सब लोग बना रहे तो ये कॉमन है। जस्ट लेटिंग यू नो कि गूगल शीट में भी हम लोगों को वैसे करना है, ट्रेसर और नो ट्रेसर। तो इन दैट केस नॉर्मली जब तुम लोग एमआईएस बनाते हो, वहां पे अगर कोई लेजर तुमको अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से हटा के फेस पे लाना होता है,
तो क्या करते हो तुम लोग, उसका जो भी बैलेंस है उसको तुम लोग मूव करोगे, कट पेस्ट करोगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई एम अज्यूमिंग। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, बस उसका ट्रेसर चेंज करना है। एक हम लोग ट्रेसर चेंज करेंगे। सेकेंडली पीएनएल में वी विल मेक श्योर कि जो ट्रेसर का नाम यहाँ दिया है वो पीएनएल में होना चाहिए, बिकॉज समिफ का फॉर्मूला है। तो अगर पीएनएल के फेस पे वो नाम नहीं होगा तो वो कैप्चर नहीं करेगा। अगर तुमने यहाँ बदल दिया, वहां नहीं डाला, तो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो दैट इज सेकंड चेक पॉइंट, कि कभी भी अगर हम लोग कोई नया ट्रेसर लगा रहे हैं जिसका नाम पहले से नहीं था, तो वो हम लोगों को पीएनएल के फेस पे या बैलेंस शीट के फेस में या नोट्स टू अकाउंट्स के फेस में कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा चीज है जिसका नाम पहले से है, मतलब पहले योशिनागा मैडम का सैलरी था, वो तुमने क्रेडिटर में डाल के रखा था, अब उसके साथ वो दूसरी टीचर का नाम मेरे को याद नहीं, उसका भी सैलरी आ गया, तो वो भी तुम प्रोविजन में ही डाल रहे हो, तो प्रोविजन नाम पहले से है ना, तो तुमको बैलेंस शीट में जाके ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी पे वो नाम लगा हुआ है। मतलब तुमने जब क्रिएट किया होगा वो नाम, तुमने जाके तुम्हारे पीएनएल में, बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में कहीं ना कहीं वो नाम ऐड किया है, और वो समिट में आप काउंट हो जाएगा। whenever you create a new tracer, new name जो previously use नहीं हो रहा था, in that case we'll have to add in। everyone with me till here? सबको समझ रहा है? स्पीड बरोबर है? ठीक है। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देर आर ओनली टू थिंग्स, तो हम लोग इन दोनों को अलग अलग लाइन आइटम दिखा सकते हैं कि एनुअल डे का खर्चा कितना हुआ है और टीचर्स का सैलरी कितना गया। तो एनुअल डे फीस would become annual day expenses under direct expenses, and teacher's salary would become salary under direct expenses। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे दो लाइन आइटम है, तो मैं दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूँ। इफ देर वेर मल्टीपल, तो मैं उसको सबको क्लब करता। क्लब करना कैसा है वो अभी मुझे लगता है सबको समझ गया है। इट इज जस्ट कि सेम ट्रेसर लगा दो, वो सब कुछ क्लब हो जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, रेंट का एक्सपेंस है। तो अब यहाँ सिर्फ ईयर से पर्पजेस के लिए इफ आई से, तो रेंट का एक्सपेंस सब्सटैंशियल है, और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो उतना कुछ खास नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को हम लोग अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे, और जो रेंट का एक्सपेंस है उसको फेस पे दिखाएंगे। कौन चला रहा है भाई यहाँ पे? अगर मुझको यहाँ एक और कर्सर हिलता दिखा, मैं बंद ही कर देगा। कौन है जो ये वाला शीट यूज कर रहा है? तो दिखेगा कौन, देख कौन रहा है? मिल गया? किसका है? क्या है भाई? रिकॉर्ड हो रहा है ये, इसमें ये सब टाइम पास नहीं करते हैं अपन। किसी ने ऑनलाइन में लिया? गिरीश, ललित, मेरा वाला शीट खुला हुआ है क्या किसी के पास? मैंने अभी उस शीट का नाम राहुल शीट किया है। इफ यू आर यूजिंग दैट, तो प्लीज मेक अ कॉपी और उस पर काम करो। अनटिल एंड अनलेस यू डू इट हैंड्स ऑन, बाद में याद नहीं रहने वाला है कि कैसे किया है। डू यू ऑल हैव अ कॉपी?
ओके, लेट्स कंटिन्यू, किसी एक के लिए सबका टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट अप वी हैव रेंट एक्सपेंसेस को हम लोगों ने रेंट लिख दिया है, बिकॉज फेस ऑफ आर एमआईएस हम लोग उसको रेंट ही दिखाएंगे। एंड जो दूसरा एक्सपेंस था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसको हम लोग दिखा रहे हैं एज अदर एक्सपेंसेस अंडर द हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये करने से हमारा फर्स्ट चीज हो गया है कि हम लोगों ने पीएनएल की सारी चीजों को मैप कर दिया है। सेकंड काम जो हम लोगों को करना है वो है बैलेंस शीट की चीजों को मैप करना है। तो बैलेंस शीट में वी हैव फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ये दोनों हम लोग कहाँ दिखाने वाले हैं? फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएंगे। तो अगर कोई क्लाइंट है जिसके पास एन नंबर ऑफ एसेट्स हैं और वो कभी पूछे कि भाई मेरा एग्जैक्टली exactly कौन सा एसेट बढ़ा, बिकॉज फंड फ्लो में कभी कभी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा 3 करोड़ तुम लोगों ने फिक्स्ड एसेट में डाल दिया। तो पूछते हैं कि भाई फिक्स्ड एसेट में एग्जैक्टली exactly कौन सा, मैंने कंप्यूटर्स में डाला, मैंने लैंड में डाला, कहाँ डाला? तो वैसे क्लाइंट्स के लिए व्हाट यू शुड डू इज कि जो भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स है उन सब पे एक ट्रेसर लगाओ, रादर देन फिक्स्ड एसेट ऑन एवरीथिंग। जो भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर वाला ट्रेसर लगा दो, जो लैंड है उस पे लैंड वाला ट्रेसर लगा दो, जो फर्नीचर है उस पे फर्नीचर का ट्रेसर लगा दो। ऐसा काम कर लो। कोई क्लाइंट ऐसा है जिसपे बहुत नंबर ऑफ ऐसे नहीं है, तो हम लोग उन पे सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स में डाल सकते हैं। इफ यू आर डूइंग इट ऑन फिक्स्ड एसेट्स बेसिस, तुम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स का जरूरत नहीं है। तुम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट पे उसको फॉर्मुलेट करके ऐड कर सकते हो। अगर तुम लोग एक एक आइटम वाइज जा रहे हो, देन यू नीड नोट्स टू अकाउंट्स। द फॉर्मेट दैट आई हैव शेयर्ड हैज नोट्स टू अकाउंट्स। तो हम लोग आइटम वाइज करते हैं, बिकॉज वो टोटल करना इज द इजियर पार्ट। तो हम लोग हार्डर वाला अगर देख लेंगे तो इजी वाला कोई भी कर सकता है। ऑल राइट, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका नाम भी मैं लैंड एंड बिल्डिंग ही दूंगा। एंड जो फर्नीचर है उसका नाम भी फर्नीचर, बोथ अंदर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, देन वी हैव कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में मैंने मेरा नाम रखा है, मेरा स्कूल है, मेरी मर्जी। तो उसको तुम लोग कैपिटल पे लिंक कर दो। देयर इज आरजे कैपिटल, दैट बिकम्स आवर शेयर कैपिटल। एंड वी हैव सम करंट लायबिलिटीज। तो नाउ एज यू कैन सी मैंने दो बना के रखे हैं। सिंचान को भी पैसे देने पड़ रहे हैं भाई, क्योंकि एनुअल एक्सपेंस वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो सबको लेके आएगा, सब कुछ करेगा। और योशिनागा मैडम तो है ही, तो फॉर अ मंथ सिंचान का खर्चा योशिनागा मैडम से ज्यादा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये वाले तो सिंपल है, हम लोग या तो इसको ट्रेड पेबल लिख देंगे या तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देंगे। ओके, देन वी हैव एक्सपेंसेस पेएबल एज प्रोविजंस। तो एक्सपेंस पेएबल अकाउंट गोज इन प्रोविजन। टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, ये जो हेड्स वाला पार्ट है वो अगर हम लोग नहीं भी करते हैं तो भी एमआईएस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। द ओनली रीजन हम लोग ये कर रहे हैं इज बिकॉज अगर आगे चल के हम लोगों को टोटल टोटल बेसिस पे देखना है कि कौन सा लेजर मिसिंग है या क्या हुआ है, तो वहां पे उस टाइम पे ईज होगा। राइट नाउ अगर हम लोगों ने वो राइट वाला कॉलम नहीं भी भरा तो भी एमआईएस तो बन ही जाएगा, बिकॉज एमआईएस में वो सेकंड कॉलम ही पकड़ने वाला है कि उसको रेंट में डालना है या कहाँ डालना है। So this part is done. Then we have current assets. करंट एसेट्स में वी हैव डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये मैंने अपने कुछ दोस्तों के नाम लिख के रखे हैं, वो हमारे डेटर्स हैं और एक बैंक अकाउंट है। तो इन सबके नाम के आगे हम लोगों को बस ट्रेड रिसीवेबल लिख देना है या सन्ड्री डेटर्स लिख देना है अंडर करंट एसेट्स।
बैंक अकाउंट में वी कैन पुट इट एज कैश एंड बैंक. देन वी डू हैव अ डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ इस काम के लिए बना के रखा है, सो दैट हमको समझे कि प्रोविजनल एंट्री में क्या क्या आएगा. नाउ अ लॉट ऑफ टाइम जितने हमारे क्लाइंट्स है वो मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर नहीं करते, बट वो हम लोग कर सकते हैं. एक एडहॉक अमाउंट जितना भी लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन था वो डिवाइड बाय 12 करके हर महीने अगर हम लोग उतना प्रोवाइड फॉर करते रहेंगे तो ज्यादा ट्रू पिक्चर दिखेगा. तो डेप्रिसिएशन को भी हम लोग मैप करेंगे एज डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड एसेट्स. सीधा सीधा साइड डाला ये वाला लो. ओके. एंड फाइनली वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक इश्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस को कभी भी हम लोग मैप नहीं करते. जब हम लोग ट्रेसर शीट बना रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज एवर चेंजिंग. जब हम लोग ट्रायल बैलेंस पेश करते हैं ना, तो अप्रैल के ट्रायल बैलेंस में मार्च तक का प्रॉफिट दिखता है और मई के ट्रायल बैलेंस में अप्रैल तक का प्रॉफिट दिखता है. वो सब कुछ क्यूमुलेटिव दिखने लगता है और उसके वजह से हमारा बैलेंस शीट आगे चल के टैली नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो एमएस बना रहे हैं उसमें पीएनएल अलग से कैलकुलेट हो रहा है. टैली ने भी अपना अलग से कैलकुलेट कर दिया है, वो डबल काउंट होने लग जाएगा. तो पीएनएल को कभी भी हम लोग ट्रेसर बनाते टाइम पे उसके अंदर मार्क नहीं करते हैं, उसको ब्लैंक रहने देते हैं. तो नाउ दैट वी आर डन हियर, अब हम लोग टीबी टैली खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि कितनों को अभी एनए आ रहा है. देर इज मंथली फीस, उस पे एनए आ रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस पे एनए आ रहा है. मंथली स्नैक्स पे एनए आ रहा है. तो ये जो जो चीजें हैं दीज आर बेसिकली द लेजर्स जिनका करंट ईयर में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है बट पिछले साल में इनका ट्रांजैक्शन था. तो ऐसा सिमिलर होगा आगे चल के भी. whenever you are pasting a new ट्रेसर शीट में ट्रायल बैलेंस, अगले महीने में दो तीन लेजर और ऐड हो जाएंगे, उससे अगले महीने में दो तीन लेजर और ऐड हो जाएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज ये जो हेड वाला कॉलम है यहाँ पे जाओ और इसका एनए देख लो. तो जितनों पे एनए लिख के आ रहा है दैट मीन्स कि ये सारे या तो नए लेजर है या तो ये लेजर पहले भी थे बट ट्रेसर में नहीं डाल के रखे. ठीक है. तो मंथली फी और मंथली स्नैक, अब हम लोग उसके लेजर में जाएंगे बिकॉज हम लोगों को बैलेंस शीट और पीएनएल में डायरेक्टली वो लेजर नहीं दिख रहा था. अब हम लोग लेजर मास्टर खोल के देखेंगे कि उसको कहाँ डालना चाहिए. मंथली फी, मंथली फी गोज अंडर सेल्स अकाउंट. सिमिलरली मंथली स्नैक्स गोज अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. विल कम बैक टू ट्रेसर. मंथली फी, और मंथली स्नैक्स पे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके. तो ये हुआ एमआईएस बनाने का सबसे पहला पार्ट. यहां तक सब लोगों का हो गया है. एवरीवन ऑनलाइन? श्योर ललित, यू कैन ज्वाइन लेटर बट बाद में
ये सेशन आधे घंटा ही और चलने वाला है, बिकॉज 2 बजे से एनीवेज मेरा भी दूसरा मीटिंग है, तो हम लोग वहां तक ही कैचअप करने वाले हैं, जितना होगा उतना। यहाँ तक सबका हो गया? किस किस का बचा है? ट्रेसर में एक भी पीएनएल छोड़ के बाकी सब पे अपने को ट्रेसर लगाना था। किस किस का बचा है इसमें अभी तक काम? ऑल डन, ऑल गुड। तो हाथ कौन उठाएगा भाई? दिखा नहीं। मंगेश, तेरे पीछे नहीं बैठा है वो। एवरीवन ऑनलाइन? सब लोगों ने कर लिया? जस्ट ड्रॉप अ यस इफ इट्स डन। डन, ओके। डन डन, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया सबसे स्टार्टिंग का बेसिक वाला पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू एमएस। अब यहाँ पे मैंने टीबी 22 23 पेस्ट करने का भी दिस इज सो दैट आगे चल के जितने भी हमारे एमआईएस है, उसमें एक कॉलम होता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, कि पिछले साल सेम मंथ में हमने क्या किया था, इस साल सेम मंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं। पिछले साल ईयर टू डेट इस मंथ तक हमने क्या किया था, इस साल ईयर टू डेट हमने इस मंथ तक क्या किया है। आई एम नॉट श्योर कि सब लोग वो रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते हैं, बट एनीवन हु डज गिव दैट, उसको बस यहाँ पे सिमिलर फैशन में अपना ट्रायल बैलेंस पेस्ट करना है। यहाँ पे देखना है कि पिछले साल कोई ऐसा लेजर था क्या जो यूज में था, जो इस साल यूज में नहीं है, उसके ऊपर ट्रेसर लगाना है सेम फैशन में। और आगे का प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं अभी टाइम कंस्ट्रेंट देखते हुए 22 23 का पेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट यू गाइस कैन डू इट ऑन योर ओन। और उसमें अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई थिंक सबके पास मेरा नंबर है, यू कैन रीच आउट। नाउ मूविंग ऑन टू पीएनएल। पीएनएल में नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि जो जो तुमने ट्रेसर में नाम डाला था वही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस टू द लेटर वो नाम मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, ओके। यहाँ एक फॉर्मूला सबको ऐड इन करना पड़ेगा, जो आई थिंक सब कुछ ओवरराइट करने में मुझसे डिलीट हो गया। तो इफ यू मूव अहेड इन योर टीबी टैली 23 24, कॉलम्स ए एफ ए जी ए एच, यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है डेबिट माइनस क्रेडिट का, सो दैट डायरेक्टली जो नेट बैलेंस है वो हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट में कंसिडर हो सके। तो सिंपली पुट, जो भी कॉलम है, अप्रैल का कॉलम है अगर, तो अप्रैल का डेबिट माइनस अप्रैल का क्रेडिट। आई थिंक ये दूसरे शीट में है क्या? हाँ, यहाँ पे है। तो सिंपली पुट, उतना मेहनत मत करो। जो 22 23 का शीट है ना, उसमें फॉर्मूला डिलीट नहीं हुआ है, वहां से बस कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे। द कॉलम्स आर ऑल सेम, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा।
ओके, नाउ दैट वी हैव डन इट, अब कुछ नंबर्स पॉपुलेट होने चालू हो गए यहाँ पे। तो सेल्स का नंबर पॉपुलेट होके आ गया, सैलरी का नंबर पॉपुलेट होके आ गया। बट इफ यू रिमेम्बर, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसमें सिर्फ सैलरी नहीं था, उसमें एक दो चीजें और थी। वो यहाँ पे क्यों पॉपुलेट नहीं हो रही है? बिकॉज उनका नाम हम लोगों ने यहाँ पे डाला नहीं है। यहाँ पे कन्वेंस रीइंबर्समेंट लिखा है, वेरएज हम लोग ने जो ट्रेसर बनाया है उसमें शायद सिर्फ रीइंबर्समेंट लिखा है। तो गो टू योर ट्रेसर्स एंड सी कि इसमें जो जो नाम लिखे हैं वही सारे नाम हम लोगों को वहां मिलने चाहिए। मैं अभी ये ईज आउट कर सकता था कि क्या क्या नाम वहां होने चाहिए, वो मैं ही पहले से डिफाइन करके भेजूं। बट द थिंग इज, हम लोग अगर कोई कंपनी का फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं तो हम लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा वो उसका एक क्लैरिटी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 20 लेजर बनाया, आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा मेहनत का काम है। जितने जितने नए लेजर्स तुमको जहां जहां दिख रहे हैं उनको वहां वहां मैप कर दो। सो व्हाट यू विल डू इज, जब हेड में जाओ वहां पे सिलेक्ट करो कि सेल्स या डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में देर इज ओनली सेल्स, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स का मेरा ऑलरेडी वहां पे मैप है। देन वी गो टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देर आर थ्री थिंग्स: सैलरी, एनुअल डे एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। करंटली जो हमारा पीएनएल बना है उसमें सैलरी का पार्ट आ रहा है, बट बाकी दोनों नहीं आ रहा है। क्या करना है हम लोगों को? बस ये दोनों को कॉपी करना है और वहां पेस्ट कर देना। पेस्ट करते ही यहाँ पे जो भी नंबर्स थे वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गए। ठीक है, देन वी हैव इनडायरेक्ट इनकम्स। इसका नाम हम लोगों ने वहां रखा था अदर इनकम्स। तो वो चेंज करने के बाद वहां के नंबर्स पॉपुलेट हो गए। और फिर यहाँ जो मैंने टेम्पलेट उठाया है वो बहुत एक्सटेंसिव टेम्पलेट है। हम लोग अपने क्लाइंट्स को जैसे दिखाते हैं, ऑफिस एंड एडमिन में तुम्हारे मेन मेन क्या हेड्स है, तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मेन हेड्स है, फाइनेंस में क्या है, आईटी में क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपने केस में हम लोगों को इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो भी तीन चार लेजर्स का नाम है वो सीधे ऑफिस एंड एडमिन के नीचे डाल दो एंड देन वी कैन मूव ऑन। ओपन अप टीवी ट्रेसर, indirect expenses, there is rent and other expenses। तो ऑफिस रेंट का नाम we can do it as rent and miscellaneous expense का नाम as other expenses। तो as you can see, जैसे जैसे हम लोग नाम वगैरह चेंज करते जाते हैं नंबर्स पॉपुलेट होते रहते हैं। सिमिलर फ्रंट में हम लोगों को बैलेंस शीट में भी नाम चेंज करना है। जो शेड्यूल्स है जिसमें बैलेंस शीट में डायरेक्टली फिगर आ रहा है उसमें हम लोग बैलेंस शीट में नाम चेंज कर देंगे। जिसमें शेड्यूल के थ्रू आ रहा है उसमें हम लोग शेड्यूल में जाके वो नाम वगैरह ऐड कर देंगे। तो हमें पता कैसे चलने वाला है कि बैलेंस शीट में वो खुद से नाम डायरेक्टली आ रहा है या नोट से आ रहा है? तो ओपन अप योर बैलेंस शीट। अगर वहां का फॉर्मूला रेफरेंस इज नोट्स टू अकाउंट, दैट मीन्स कि हम लोगों को नोट्स में चेंज करना है। अगर वहां डायरेक्ट फॉर्मूला है समीफ का, दैट मीन्स बाजू वाला नाम चेंज करने से हो जाएगा। ओके, सो जो करंट डेटा है इसमें सब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू रूटेड है। देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन व्हाटसोएवर। तो सिमिलरली स्पीड अप करने के लिए मैं यहाँ पे अभी वो करके नहीं दिखा रहा हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज, जैसे हम लोगों ने अभी पीएनएल में नाम चेंज किए थे और वो वहां पे पॉपुलेट हो गए, सेम तरीके से हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स में भी नाम वगैरह चेंज करना है सो दैट डेटा वहां से पुल अप करे टाली गूगल शीट। देन वी हैव अ चेक पॉइंट। सबसे पहले हम लोगों को देखना है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे एक बार को कि भाई टैली का प्रॉफिट दिख कितना रहा था। तो कम बैक टू टैली, ओपन अप योर पीएनएल अकाउंट एंड मेक इट मंथली। तो देर इज अ मंथली प्रॉफिट ऑफ 26,253। हम लोगों को भी आ रहा है 26,253। सेकेंड मंथ में 25,884, 25,884।
थर्ड मंथ इट इज -32, -32, एंड फोर्थ मंथ -61, -61। हम लोगों का जो पीएनएल है वो टैली से मैच हो गया, विच मीन्स कि ठीक है, चलो पीएनएल का तो हम लोगों ने सब कुछ सही से कर दिया है। सेकेंड फेज में हम लोग जब बैलेंस शीट का सब कुछ कर देंगे, तो हम लोगों को चेक करना है कि बैलेंस शीट भी हमारा टैली हो रहा है या नहीं, और बैलेंस शीट हमारे टैली के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब एक बार अगर टैली हो रहा है ना, तो बैलेंस शीट से मैच नहीं भी किया तो भी चलेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन लोगों ने मे बी किसी चीज को एसेट साइड क्लासिफाई करके रखा था, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लाइबिलिटी साइड पे आना चाहिए। तो हमने ट्रेसर बेटर वे में लगाया होगा अज्यूमिंग। तो वो टोटल टोटल एज लॉन्ग एज टैली हो रहा है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसा टैली में जहां दिख रहा है हमारे प्रेजेंटेशन में भी वो उसी जगह पे वैसे ही दिखे। ओवरऑल हमारा मकसद ये है कि भाई टैली होना चाहिए। एक बार टैली हो गया, इसके बाद वी विल गो ऑन टू मेक प्रोविजनल एंट्रीज। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ पासिंग प्रोविजनल एंट्रीज बिफोर तुम्हारा टैली से मैच हो। वरना क्या हो जाएगा कि तुमने प्रोविजनल एंट्री पास कर दी और फिर तुम्हारा पीएनएल मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, और फिर तुम ढूंढते बैठे हो कि टैली का गलती है कि प्रोविजनल एंट्री का गलती है। तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज कि तुम पूरा का पूरा पेस्ट करो, मैच हो जाए, उसके बाद में प्रोविजनल एंट्रीज का मूव करो। ओके, ये बात समझी सबको? एवरीवन विथ मी ऑन दिस? ठीक है। तो इससे दो चीज होने वाली है। एक, हम लोगों को क्लैरिटी रहने वाला है कि हमारे प्रोविजनल एंट्री मारने के पहले प्रॉफिट क्या दिख रहा था, प्रोविजनल एंट्री मारने के बाद प्रॉफिट क्या दिख रहा है। क्योंकि प्रोविजनल एंट्री हम लोग डेबिट क्रेडिट फॉर्म में मारने वाले हैं, देर आर चांसेस कि एसोसिएट एंट्री उल्टी पास कर दे। तो प्रोविजनल एंट्री मारने के पहले का अगर उसमें प्रॉफिट देखा होगा ना कि भाई 25,000 का प्रॉफिट था और मैं 20,000 का एक्सपेंस मार रहा हूं, तो उसको क्लिक होगा कि 5,000 का प्रॉफिट आना चाहिए, 45,000 का नहीं। अगर वो गलती से डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर देगा तो यहाँ पे हिट होगा। बट अगर प्रोविजनल एंट्री पहले ही मार देगा और वो सिर्फ इतना मैच करेगा कि भाई टाली में 25 है, इधर 45 है, 20 का डिफरेंस है, 20 का तो मैंने प्रोविजनल मारा था बट गलत साइड मार दिया। तो फर्स्ट ऑलवेज मेक श्योर कि तुम्हारा पीएनएल टैली के साथ मैच हो रहा है, बैलेंस शीट टैली के साथ मैच हो रहा है, उसके बाद में मूव ऑन टू प्रोविजनल एंट्रीज। प्रोविजनल एंट्रीज कैसे मारनी है? ये हमने जो टीवी टैली बना के रखा है ना, इसमें या तो स्टार्टिंग में 4-5 लाइन छोड़ दो, या तो लास्ट में 4-5 लाइन। इधर वेज, या तो मतलब एकदम नीचे साइड में या तो एकदम ऊपर साइड में, सो दैट जब भी तुम लोग नया डेटा पेस्ट कर रहे हो वो ओवरलैप ना हो, क्लैरिटी रहे कि कौन सी चीज प्रोविजनल की वजह से आ रही है, कौन सी चीज डेटा के अंदर से आ रही है। तो हमारे केस में व्हाट आई डू इज कि ये 32 लाइन आइटम्स है, मैं और 20-25 लाइन आइटम छोड़ दूंगा और यहाँ पे प्रोविजनल एंट्री मारूंगा। प्रोविजनल एंट्री मैं किस चीज की मारने वाला हूँ? डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन, चार्ज 15 मिनट में भी जितना होगा उतना करता है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री मार रहा हूँ। डेप्रिसिएशन वी हैड टू मैप इन फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास दो एसेट है करेंट, फर्नीचर है, कंप्यूटर है। तो उन दोनों के लेजर्स को हम लोग हिट करेंगे। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी माय बैड।
ठीक है। सो आइडियल एंट्री क्या होनी चाहिए? व्हेन आई से डेप्रिसिएशन, हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ व्हाट आई डू इज, यहाँ मैं लगाऊंगा सम का फॉर्मूला इन दोनों पे, सो दैट मैं जितना भी डिप्रिसिएशन फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग के पर्टिकुलर लेजर में मारूं, वो टोटल अपने आप मैच हो। एंड बाद में सिंगल एंट्री का इफेक्ट की वजह से मेरा बैलेंस शीट टैली होना बंद हो गया, वैसा नहीं हो। तो वेन एवर यू आर पासिंग एन एंट्री, उसमें इंश्योर की हो सके उतना ज्यादा फॉर्मुलेट कर दो, सो दैट आगे चल के किसी को कंफ्यूजन ना हो। सम, क्रेडिट साइड का सम विल बी इन डेबिट साइड। तो अब मैं यहाँ पे 1000 का डिप्रिसिएशन अगर मारू, यहाँ 500 का डिप्रिसिएशन मारू, तो वन थिंग टू नोटिस, मैंने पर्टिकुलरली ये इसी में लिया है, जो सारे के सारे एसेट वाले चीजें हैं, इज व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोविजनल एंट्री इन बैलेंस शीट, तुम लोगों को क्यूमुलेटिव एंट्री मारनी पड़ेगी। मैं सीधे अगर 1,500 1,500 1,500 हर महीने मारूंगा, तो वो एक ही महीने का डिप्रिसिएशन काउंट होगा, मल्टीपल डिप्रिसिएशन काउंट नहीं होंगे। करेक्ट। तो यहाँ व्हेन आई डू दिस, इसका क्या मतलब हुआ कि जो पिछले महीने का बैलेंस है सिर्फ वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, इस महीने का कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं लगा। तो आई instead do 2000 here, 1000 here. For the next month I'll do 3000 and 1500. ऑल क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब एज आई हैव नोटिस, इस डेप्रिसिएशन भी मैंने फिक्स्ड एसेट में डाल के रखी है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि टैली के अंदर भी डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में डाल के रखा है, बट टैली में पीएनएल में कोई डेप्रिसिएशन हिट ही नहीं हो रहा है। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या रहने वाला है? सब कुछ एसेट के एसेट में गया, तो ये एंट्री मारने का अपना कोई पॉइंट हुआ क्या? हम लोग ये एंट्री क्यों मार रहे थे? ताकि ट्रू पिक्चर दिखे सामने वाले को। अगर ये एक्सपेंस हिट ही नहीं हुआ तो ट्रू पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो व्हाट आई विल डू, अब मैं डेप्रिसिएशन को मूव आउट कर दूंगा फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स टू आर पीएनएल। Depreciation is not fixed asset, it is indirect expense. थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, पता। ओके, नाउ दैट वी हैव मूव्ड इट आउट, अब जो पहले लाइन का नेचर है वो पीएनएल के नेचर का है, और बाकी दो लाइन का जो नेचर है वो बैलेंस शीट नेचर का है। करेक्ट। अब हम लोग क्यूमुलेट नहीं कर सकते, जो पीएनएल वाला लाइन आइटम है वो कभी क्यूमुलेट नहीं होगा, जो एसेट्स लाइबिलिटी वाला लाइन आइटम है वो क्यूमुलेट होगा। अब अगर मैं इसको क्यूमुलेट नहीं करता हूं तो क्या होगा पता है क्या? मेरा बैलेंस, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तो अब डिफरेंस आ रहा है 1,500 का, दिख रहा है सबको? आ रहा है ये डिफरेंस 1,500 का। अगले महीने तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा 3,000 का। तो इसको टैकल कैसे करेंगे? प्रोविजनल एंट्रीज में भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। ये टैली क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक साइड का एंट्री ज्यादा है, दूसरे साइड का कम है। आइडियली लॉजिकली स्पीकिंग टैली क्या करता है, जब तुम अगले महीने में मूव इन करते हो तो पिछले महीने का प्रॉफिट और पीएनएल में हिट कर देता है। तो यानी कि ये जो पहले महीने का 1,500 है, उसका इफेक्ट अगले महीने के पीएनएल में आ गया होगा। तो विल एड अनदर लाइन आइटम इन प्रोविजनल कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग रिमाइंडर का एंट्री पास करेंगे। तो द फॉर्मूला वुड बी सम ऑफ दीज टू आइटम्स माइनस जो डेप्रिसिएशन करंट मंथ में पीएनएल में हिट हो रहा है। तो जितना भी डेप्रिसिएशन पहले से हिट हो गया है वो अपने आप यहाँ पे आते रहेगा।
अब मेरा टीवी टाली हो रहा है, एवरीवन विथ मी? क्या मैं थोड़ा अभी स्पीड में निकल गया और कोई पीछे छूट गया? उसका देख सम कहाँ से कहाँ तक का ले रहा है। तुम लोगों ने अगर ऊपर लाइन आइटम ऐड किया है तो शायद ये सब टोटल का गिनती में ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग सब लोग यहाँ तक विथ मी। एक बार ऑनलाइन वालों बता दो अगर कोई पीछे छूट गया हो तो। गिरीश, लिया, ऑल गुड? तुम लोग हो? हाँ। यस यस, चलो ठीक है। मूविंग ऑन देन। अब हम लोगों का जो पीएनएल दिख रहा है, दैट इज अ बिट डिफरेंट देन जो पहले दिख रहा था, करेक्ट? बिकॉज अब 1,500 का हमने प्रोविजनल एंट्री पास कर दिया। तो उतना डिफरेंस एज लॉन्ग एज तुम लोगों का प्रोविजनल एंट्री का जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास, तब तक ठीक है। तुम लोगों को हमेशा मैच करना है कि टैली में कितना प्रॉफिट दिख रहा है, तुम्हारे बैलेंस शीट में या पीएनएल में कितना प्रॉफिट दिख रहा है, और उसका जो डिफरेंस है, वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ हमने ही उतने का प्रोविजनल एंट्री मारा है, उसके वजह से डिफरेंस है। तो वो एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस केस में हम लोगों को क्लैरिटी है कि हाँ ओके, तो जुलाई में भी एक एंट्री यही वाली पास कर देते हैं, सो दैट इट इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। जुलाई में दिस विल बिकम 4,000 एंड दिस विल बिकम 2,000। ठीक है, ऑल गुड? हर जगह 1,500 आ गया। बैलेंस शीट में हम लोग सिमिलरली करने वाले हैं। मैं वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग अ बिट लेट। स्टार्टिंग में जो हमारा ऑडियो वगैरह का थोड़ा इश्यू हो गया था उसकी वजह से। बट आई थिंक एवरीवन हैज गॉट अ हैंग ऑफ कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। लेट्स मूव टू मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स नाउ। तो एक बार तुम्हारा पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, तुमने प्रोविजनल एंट्रीज मार दी, प्रोविजनल एंट्रीज का इफेक्ट चेक कर लिया कि जो इंटेंडेड इफेक्ट था वही हुआ है, और वो एंट्रीज मारने के बाद भी तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, देन वी कैन मूव ऑन टू रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में बहुत सारी चीजों पे ऑटो फॉर्मुलेट करके रखा है मेरे पास। एक अलग फॉर्मेट भी है रेशियो एनालिसिस करने का। तो जो भी बिजनेस है साइक्लिकल इन नेचर होते हैं। साइक्लिकल समझता है इधर सबको? कि जिसका सेल हमेशा अप्रैल में डिप होगा, दिसंबर में ज्यादा होगा बिकॉज वो एक्सपोर्ट में है, इसमें है, फलाना ढिमकाना। आई एम श्योर एवरीवन हैज सीन सच क्लाइंट्स। उन क्लाइंट्स में इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोग 12 मंथ के डेटा के ऊपर रेशियोज निकाले रादर देन एनुअलाइजिंग। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसका बिजनेस बहुत स्टेबल है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कौन सा महीना चल रहा है, क्या चल रहा है, वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में तो ग्रोथ में ही है, डिक्लाइन हो रहा है तो डिक्लाइन ही हो रहा है, इन दैट केस हम लोग एनुअलाइज भी कर सकते हैं। ओके, सो चूज योर पॉइजन केयरफुली। अगर तुम्हारा क्लाइंट ऐसा है जो साइक्लिकल नेचर में है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर 12 मंथ ओनली। उसमें तुम लोग एनुअलाइज करोगे तो क्या होगा? अप्रैल मंथ में डिप है, और वो डिप को तुम लोग एनालाइज करके बोल रहे हो कि भाई तू धंधा बंदी कर दे, तेरे से नहीं होने वाला। जबकि वो बोलेगा कि मेरा हमेशा अप्रैल में डिप रहता है, तुम्हारा रेशियो गलत है। वो बोलेगा कुछ चेक करके बताओ, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो उस केस में हम लोग को 12 मंथ्स ही लेना चाहिए। जो प्रिटी स्टेबल है उसमें तुम 12 मंथ्स भी लोगे तो भी सिमिलर रेशियो आने वाला है, तुम एनुअलाइज भी करोगे तो भी सिमिलर रेशियो आने वाला है। उस केस में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड पॉलिसी हमारा एज सीएफओ ये होता है कि हर जगह पे 12 मंथ का ही ले लो। क्यों कंफ्यूजन रखना है, क्यों सामने वाले के जजमेंट पे कुछ छोड़ना है? मैंने, नया क्लाइंट आया है, तूने अभी अभी लिया है, तुझे नहीं पता है कि वो साइक्लिकल है और तूने एनालाइज कर दिया, तो प्रॉब्लम है। तो आइडियली सो टू स्पीक हम लोगों को हर एक में 12 मंथ वाला ही लेना चाहिए। मैं वो फॉर्मेट भी इसी डेटा पे पेस्ट कर दूंगा, लिंक तुम लोगों के सबके पास है। ज्यादातर चीजें ना वो ऑटो पॉपुलेट होके खींच लेता है खुद से। कुछ कुछ चीजें जो हम लोगों को डालनी पड़ती है वो दोज आर डेज, जब हम लोग
फॉर द मंथ ले रहे हैं, फॉर द ईयर ले रहे हैं, तो उनका भी एक कॉलम है, वो फिल्ड अप रहता है। तो तुम लोगों का पूरा जो रेशियो वाला साइड है वो अपने आप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा अपने आप? उसको क्या क्या फिगर्स लगेंगे, या तो पीएनएल के फिगर्स लगेंगे, पीएनएल से फॉर्मुलेट करके रखा है अपन ने ये शीट, या तो बैलेंस शीट के फिगर लगेंगे, वो फॉर्मुलेट करके रखा है। जहां जहां एनुअलाइज करना है वो नंबर हम लोग डाल के रखेंगे। वन टाइम एक्टिविटी है, उसके बाद तुम्हारा अपने आप रेशियो ऊपर नीचे होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, सब कुछ अपने आप होगा, कोई इश्यू नहीं होगा उसके बाद में। तो दैट इज हाउ रेशियोज आर क्रिएटेड। देन वी हैव फंड फ्लो। फंड फ्लो में भी यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के रखा है, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था, फंड फ्लो इज नथिंग बट अ कंपैरिजन विथ योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1 लाख के फिक्स एसेट्स दिख रहे थे, और जो अभी वाला बैलेंस शीट बना है उसमें 1.5 लाख के एसेट दिख रहे हैं। इसका सिंपल फंड फ्लो क्या मतलब निकालेगा कि तुमने 50,000 एप्लीकेशन किया है इनटू फिक्स्ड एसेट, तुमने 50,000 के नए एसेट्स खरीदे। तो वो वाला पार्ट भी हम लोगों ने यहाँ फॉर्मुलेट करके रखा है, सो दैट वो अपने आप ही फिगर आउट कर ले कि कौन सा चीज सोर्सेस में जाना चाहिए, कौन सा चीज एप्लीकेशन में जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है। अब यहाँ ये करेक्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया नहीं है, बट इट विल गिव यू एन आइडिया कि व्हेन यू सी नेट लॉस इज इन नेगेटिव, योर कैपिटल इज इन नेगेटिव, बोथ आर ऑन एप्लीकेशन साइड, और जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो दैट कम्स इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कम्स इन द सोर्सेस साइड। ऐसे ही तुम लोग जब पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाओगे, अपने आप जितने पॉजिटिव फिगर्स निकल के आएंगे वो सब कुछ सोर्सेस में चले जाएंगे, जितने भी नेगेटिव वाले निकल के आएंगे वो सब कुछ एप्लीकेशन में चले जाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सिंपल लगा के रखा है, 1 2 3 4। अगर ये नया नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ का नंबर चेंज होगा, और यहाँ हमने क्या फॉर्मूला लगा के रखा है, 1 2 3 4, कि जो भी पहला आइटम है जो नेगेटिव वाला है वो एप्लीकेशन में दिखे, जो सेकंड आइटम है वी लुकअप से वो नेगेटिव में सेकंड नाम आ जाए, और नाम के सामने वापस वी लुकअप लगा के रखा है कि लेफ्ट में जो भी नाम है उसका बैलेंस क्या है। प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला। इससे हम लोगों का जो मंथली वाला काम है फिगर आउट करना कि फंड फ्लो में कौन सा चीज कहाँ जाना चाहिए, वो बच जाएगा। वन थिंग दैट वी हैव डन हियर इज, जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है ना, दैट इज द टोटल। तो तुम्हारा फंड फ्लो टैली हमेशा होगा, भले गलत हो। हम लोगों को चेक क्या करना है कि जो यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिख रहा है वही सेम बैलेंस यहाँ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में दिख रहा है या नहीं। अगर वो दोनों बैलेंसेस मैच हो रहा है मतलब तुम्हारा फंड फ्लो प्रॉपर है। अगर वो दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहे मतलब देयर इज सम लैग, वी हैव टू वर्क ऑन इट। वो ढूंढना पड़ेगा कि कुछ लेजर रह गया है, या हम लोगों ने, जैसे मैंने बोला था, हमने कोई नया ट्रेसर लगाया, हमने उसको बैलेंस शीट में नया लाइन आइटम बना दिया, फंड फ्लो को कौन बताएगा कि कोई नया लाइन आइटम आया है? तो यहाँ पे भी हम लोगों को वो नाम ऐड इन करना पड़ेगा। तो प्रिटी सिंपल स्टफ, बट वो कभी कभी हो सकता है कि किससे मिस आउट हो जाए, इसलिए मैं वो हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ऑलवेज तुम्हारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो फंड फ्लो में दिख रहा है और जो नीचे टोटल आ रहा है वो दोनों चीज मैच करना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव सेल्स ट्रेंड। वो सब ठीक है, इतना कुछ खास नहीं। सेल्स ट्रेंड सबको पता है क्या बनाना है, सेल्स के फिगर का रेफरेंस रेफरेंस दे दो, उससे चार्ट बन जाएगा। देन वी हैव टॉप 10, ये डेटर सेजिंग, क्रेडिटर सेजिंग, ये सब कुछ वैसे ही करना है जैसे तुम लोग टैली से करते हो, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। तुम लोग बस ये सब कुछ करके यहाँ पेस्ट करोगे। वाई आई एम सेइंग कि हम लोगों को यहाँ पेस्ट करना है, इससे हम लोगों का काम आसान कहाँ हो रहा है। अब तक मैंने जितना चीज बताया वो सब कुछ एक्सेल पे भी कर सकते थे, गूगल शीट ने ऐसा क्या करके दे दिया जो हम लोग गूगल शीट पे इतना मेहनत कर रहे हैं जिसके शॉर्टकट भी हमको नहीं पता। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट। अगले 10 मिनट में हम लोग रैप अप करेंगे। द मेन पार्ट वाई वी डू गूगल शीट्स इज बिकॉज ऑफ अ फॉर्मूला कॉल्ड इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज क्या करता है, अगर हम लोग इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला एक सेल में लिखे, उसके बाजू में शीट का लिंक डाल दे, फर्स्ट जो रेफरेंस है उसमें हम लोग किसी भी गूगल शीट का लिंक डाल सकते हैं, और सेकंड उसको बता दे कि उस शीट के उस वर्कबुक के कौन से शीट का कौन सा सेल आइटम मुझे चाहिए, तो वो वहां से फेच कर सकता है डेटा। इससे क्या होगा, अभी ये हम लोगों ने जुलाई का एमएस बना दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पूरा शीट नेम वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो शीट नेम तो सिंपल है, यहाँ जो जो शीट का नाम दिख रहा है कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये MISPL 2324 क्या है, ये वाला है MISPL 2324। जितने भी शीट दिख रहे हैं उन सबका हम लोग नाम लिख देंगे। सेकेंड, हम लोगों को रेंज डालना है।
रेंज में भी हम लोग क्या करते हैं, लिंक करके रखते हैं यहां से। सो व्हेन आई कम टू MISPL 2223, राइट साइड में ऑटो फॉर्मुलेटेड है एक चीज, विच इज द लेटेस्ट मंथ एंड ईयर टू डेट। वो ऑटो फॉर्मुलेटेड है, वो एच लुकअप वगैरह लगा के टोटल करके फेच करके ला के दे देगा तुमको उतना पार्ट जितना तुमको प्रेजेंट करना है। तो स्टार्टिंग के 12 लाइन आइटम वो है जो तुम बना रहे हो तुम्हारे वेरिफिकेशन के लिए, और लास्ट के 2 लाइन आइटम वो है जिससे क्लाइंट को पड़ी है, क्योंकि हम लोग जब जुलाई का रिपोर्ट दिखाएंगे तो हम सिर्फ जुलाई के मंथ में क्या हुआ और जुलाई तक ईयर टू डेट तुम्हारा क्या हुआ उतना ही दिखाने वाले हैं, बाकी का रामायण से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो जो फॉर्मुलेट करके रखा है उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे। तो वो रेफरेंस नंबर कैसे डालना है, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करो, कहाँ से चालू हो रहा है कहाँ तक जा रहा है। ये मैं तुम लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग कोई नया लाइन आइटम ऐड करो तो वो रेंज में नहीं आएगा जब तक, तब तक वो तुम्हारे एमआईएस में नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, तुम तो लाइन आइटम बीच में ऐड करोगे, एमआईएस से दिखना क्या कम होगा पता है, जो नेट प्रॉफिट है। मतलब तुम पीएनएल दिखा रहे हो और प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहे हो उसमें, वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये तुम पूरा सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ रेंज दिखता है, सेम वो रेंज कॉपी करो और इस ऑरेंज सेल में पेस्ट कर दो। ये हम लोगों ने क्यों रखा है, ताकि सेम शीट का सेम शीट में होता रहे। तुम लोग पीएनएल का रेंज चेंज करने के लिए वापस रेंज डिटेल में जाओगे, उसमें तुम लोगों ने गलती से पीएनएल 23-24 की जगह 22-23 का चेंज कर दिया। वो सब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग जो शीट है उसी के अंदर रखते हैं और वहां से रेफरेंस दे देते हैं। तो वन टाइम एक्टिविटी है, पहले बार अगर किसी ने चेक कर लिया आगे गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, वी आर प्लेइंग इट सेफ बिकॉज आज के डेट में कोई एमआईएस कर रहा है, आज के डेट कल कोई और करेगा, तो वो जितना स्टैंडर्डाइज रहेगा, जितना सिंपल टू अंडरस्टैंड रहेगा उतना अच्छा है। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से क्लाइंट के सामने गुफअप नहीं होना चाहिए। लेट से तुम लोगों में से किसी ने रिपोर्ट बनाया और साहिल ने चेक किया, साहिल ने गूगल शीट से चेक किया और वहां गूगल डॉक्स गलत दिख रहा है, तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि किसी ने चेक ही नहीं किया, कोई एक बार रन थ्रू भी कर लेता तो दिखता ना कि अरे इतना गलत दिख रहा है। तो वो सारा चीज नहीं होने के लिए हम लोग ऐसा प्रोविजन बना के रख रहे हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज, ये ऑरेंज सेल, इसके अंदर तुम तुम्हारा रेंज अपडेट कर दो। ऐसे सेल तुमको न्यूमरस जगह पे मिलेंगे, तुम लोगों को वहां वहां पे ही करना है जो तुमको प्रेजेंट करना है। जैसे नोट्स टू अकाउंट है वो हम लोग प्रेजेंट नहीं करते, तो नोट्स टू अकाउंट के रेंज डिटेल्स का कोई जरूरत नहीं है। अगर क्लाइंट मुझको बीच मीटिंग में पूछता है कि मेरे फिक्स्ड एसेट में चेंज एग्जैक्टली क्यों हुआ है, तो सिंपली हम लोग ये एक्सेल शीट खोलेंगे, इसका नोट्स टू अकाउंट खोल के दिखा सकते हैं उसको। वो मेरे मेन एमआईएस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको रेंज डिटेल्स में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स है, फिर बाद में रेशियोज है, फंड फ्लो है, ये वगैरह वगैरह जो भी तुमको चाहिए वो सब कुछ यहाँ डाल के रखो। इसके बाद में काम चालू होता है मेन, विच इज प्रेजेंटेशन शीट। प्रेजेंटेशन शीट वन टाइम वन क्लाइंट का बनाने के लिए तुमको कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगेगा, बट वो 1-1.5 घंटे से इंश्योर हो जाएगा कि आगे चल के तुमको कभी किसी क्लाइंट के लिए वापस से पूरा पीपीटी नहीं बनाना पड़े। आगे चल के तुमको किसी भी क्लाइंट के लिए वो वापस नहीं नहीं, ये फिर से तो देना ही पड़ेगा, अभी ये क्लोजिंग नोट चल रहा है। तो वो इंश्योर करने के लिए हमको क्या करना है, इसका भी रेंज डिटेल लेके कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका मैं रेंज निकालूंगा, ये कितना आ रहा है, A1 to C19, ये लिया मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कलर कोड कर दिया। नाउ व्हेन आई ओपन अप अ न्यू प्रेजेंटेशन शीट, मैं गूगल शीट खोल लेता हूँ। यहाँ एक सबसे पहला जो सेल रहेगा ना, उसमें हम लोग, मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला जब बताया था तो क्या बोला था, फॉर्मूला में सबसे पहले लिंक चाहिए।
अगर मैं हर एक जगह पे अलग अलग से लिंक पेस्ट करूंगा तो एवरी टाइम एक नया शीट बनता है, मुझे हर जगह पे अपडेट करना पड़ेगा। वो करने की जगह मैं सिंपली क्या करूं, एक सेल में मैं लिंक पेस्ट करूंगा और इंपोर्ट रेंज में उस सेल का रेफरेंस दे दूंगा। तो एवरी टाइम जब मुझको नया एमआईएस पुल करना है, ऑल आई हैव टू डू इज कि उधर पे बस मैं लिंक चेंज कर दूं। करेक्ट। तो सबसे पहले तुम लोग ये शीट का लिंक कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। इसके बाजू में लिख दो कि ये कौन से महीने का है। एनी टाइम जब तुम लोग कोई नया अपडेट कर रहे हो ना, ये लिंक को नीचे पेस्ट कर दो अलग सेल में, ताकि तुमको रेफरेंस हमेशा यहीं पे मिल जाए, वन पॉइंट कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो लेट्स से अभी मैं जुलाई का बना रहा हूँ, बाद में मुझको अगस्त का बनाना है। व्हाट आई विल डू इज कि इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा नीचे, यहाँ फिर बाद में अगस्त लिखूंगा और यहाँ पे नया लिंक पेस्ट कर दूंगा, बिकॉज सेल का रेफरेंस तो मैंने ये वाला दिया हुआ है। तो जब मुझको पीछे अचानक कोई पूछता है कि भाई 4 महीने पहले का मुझको एमएस देखना है, बिकॉज वी आर डूइंग इट इन डॉक्स। अगर हम लोगों को डॉक्स में उसको वापस 4 महीने पहले का दिखाना है, डॉक्स अपडेट होता रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, खाली ये लिंक वापस उस सेल पे पेस्ट करो, डॉक्स पे अपडेट पे क्लिक करो और जादू, उस महीने का एमएस वापस से बन गया। अगर उसको वापस डॉक्स में देखना है, बिकॉज हम लोग हर चीज सेव नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगर पीडीएफ में बना भी देते हैं और उसको स्पेसिफिक किसी एक चीज के अंदर जाके देखना है, यहाँ लिंक पेस्ट करो, काम खत्म। ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट रन यू थ्रू कि इंपोर्ट रेंज चलता कैसे, एंड देन विल मूव ऑन। इंपोर्ट रेंज में दो चीजें मांग रहा है वो, स्प्रेडशीट का यूआरएल एंड सेकेंड चीज इज रेंज स्ट्रिंग। रेंज स्ट्रिंग क्या होता है, वो मैंने बोला था ना, सबसे पहले वो वर्क बुक का यूआरएल मांगेगा, सेकंड उस वर्क बुक के कौन से वर्कशीट का कौन सा रेंज चाहिए वो मांगेगा। तो इन दिस केस हम लोगों को चाहिए इस वर्कबुक का डेटा। क्या डेटा चाहिए, रेंज स्ट्रिंग क्या है, तो रेंज डिटेल करके हमारा एक शीट है, उसके अंदर A1 से C19 का डेटा चाहिए हम लोगों को। करेक्ट। तो मैं डालूंगा रेंज डिटेल A1 टू C19। रेंज डिटेल्स। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया। ये मैंने फॉर्मूला कहाँ लगाया है वो बाद में मुझे ही नहीं याद रहेगा, क्योंकि वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देता है, तो जहां ब्लैंक सेल है वहां ब्लैंक ही आने वाला है। तो हम लोगों के आगे के रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर करके रखेंगे, सो दैट वी नो एग्जैक्टली वेयर द फॉर्मूला इज। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब जब मुझको पीएनएल को ऑटो पॉपुलेट करके चाहिए, व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल क्रिएट अ न्यू शीट। नाउ बिकॉज सबका जो रेंज डिटेल है वो यहाँ पे आ गया है, लिंक यहाँ पे है, ऑल आई हैव टू डू इज दो दो सेल का रेफरेंस दो और सब कुछ यहाँ पे पुल इन हो जाएगा। तो लेट्स से मुझे 23 24 का जो मेरा पीएनएल है वो पुल इन करना है। मैं अभी सिर्फ एक चीज करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब कुछ सिमिलर ग्राउंड्स पे रहने वाला है, कुछ नया नहीं रहने वाला। ओके। तो आई अगेन पुट इन द फॉर्मूला ऑफ रेंज, इंपोर्ट रेंज, माई स्प्रेडशीट यूआरएल विल बी दिस, एंड जो मुझे इंपोर्ट करना है, जा रहे भाई, ये द मोमेंट आई डू दिस वो पूरा का पूरा रेंज का डिटेल यहाँ पे ले आता है। बट एज यू कैन नोटिस फॉर्मेट कुछ नहीं किया उसने, उसने सिर्फ डेटा पुल इन किया है। तो फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड दिस इज व्हाई आई सेड कि ये पहले टाइम करने के लिए 1-2 घंटे का टास्क है, वरना इंपोर्ट रेंज का अगर सिर्फ फॉर्मूला लगाना हो वो तो 10 मिनट में लग जाएगा। एज यू कैन सी 10 शीट बनाना है, एक एक मिनट एक एक फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे हो जाएगा। बट पहले टाइम में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि वी हैव टू डू टू थिंग्स। एक तो हम लोगों को यहाँ से फॉर्मेट लेके जाना है वहां पे, तो यहाँ आओ, ये पूरा चीज सिलेक्ट करो,
नीचे तक, कंट्रोल सी। नाउ गूगल शीट में हम लोगों के पास दो ऑप्शन होता है, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल वी इज नॉर्मल पेस्ट। तो जब तुमको पूरा का पूरा चीज सब कुछ एज इट इज पेस्ट करना हो, हम लोग कंट्रोल वी लगाएंगे। तो इधर मैंने लगा दिया कंट्रोल वी। अब यहाँ क्या हो गया, रेफरेंस एरर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सबसे पहले तुमको कंट्रोल वी करना है। सेकेंड स्टेज पे ऑल यू हैव टू डू इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ऑल्ट वी। when you do control alt v, it paste only the formatting. कंट्रोल शिफ्ट वी से सिर्फ तुम्हारा डेटा पेस्ट होगा विदाउट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल ऑल्ट वी से तुम्हारा फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट सेट हो गया, सही दिख रहा है। ये वाले सेल को मैं कलर कर दूंगा ताकि आगे चल के मुझे पता रहे कि हाँ भाई फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं खोलूंगा एक गूगल डॉक्यूमेंट और वहां पे इसको पेस्ट एज लिंक्ड ऑब्जेक्ट करूंगा। तो लेट से मैं यहाँ पे ही पेस्ट करके दिखाता हूँ एवरीवन। अब हम लोगों के पास ये शीट है, मुझको पता है कि मुझे ये पेस्ट करना है। तो टू सम एक्सटेंट मैं इसको एक पेज पे प्रेजेंट करूंगा, बाकी का सेकंड पेज पे जाएगा, बाकी का थर्ड पेज पे जाएगा, वो तुम्हारा जजमेंट। तो अब मैं यहाँ लेता हूँ पर्टिकुलर से लेके लेट से टिल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। मुझे लगता है इतना एक पेज पे आ जाएगा। मैंने कॉपी किया, आई ओपन अप अ गूगल शीट, यहाँ पे आई डिड कंट्रोल वी। मैं जब कंट्रोल वी करता हूँ वो मुझे दो ऑप्शन देता है, शुड आई लिंक इट टू द स्प्रेडशीट और पेस्ट अनलिंक। पेस्ट अनलिंक्ड मतलब नॉर्मल पेस्ट किया तुम लोगों ने, वो तुम अगर गूगल शीट कुछ चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। व्हाट विल डू इज लिंक टू स्प्रेडशीट। whenever I link it to the spreadsheet, now this is dynamic। जब मैं अगले महीने का चीज अपडेट करूंगा तो क्या होगा पता है, यहाँ पे ना तीन डॉट के अंदर लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स करके ऑप्शन है, यहाँ अपडेट के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अगस्त का डेटा, अगस्त का सिर्फ मैं लिंक पेस्ट करूंगा ना, तो मेरा सब कुछ इंपोर्ट रेंज में चेंज हो जाएगा, वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन शीट चेंज हो जाएगा। और डॉक्स में तुमको लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स खोलना है, यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करना है और यहाँ हर एक चीज पे ना अपडेट 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 का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे एक बटन होगा अपडेट ऑल। वंस यू क्लिक ऑन अपडेट ऑल, सब कुछ अपडेट हो गया, तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी है। तुमको बस जाना है फर्स्ट पेज पे, तुम लोगों ने लिखा होगा कि भाई ये प्रेजेंटेशन कौन से मंथ का है, वो मंथ का डेट चेंज करो, यहाँ पे डेट चेंज करो, खत्म, तुम्हारा पूरा पीपीटी रेडी है। बेसिकली एज आई सेड एट द बिगिनिंग, पूरा एमआईएस बनाने का काम सेम है। जैसा तुम एक्सेल शीट पे बनाते हो, गूगल शीट पे भी वैसे ही बनने वाला है। एडिशनली बस हमको ये दो स्टेप करने हैं। एक, वो रेंज 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 का डिटेल्स मार्क करना है, एक नया एक्सेल शीट बनाना है, उसमें वो रेंज को इंपोर्ट करो, फॉर्मेटिंग करो वन टाइम, क्योंकि आगे चल के वो सीधा डेटा इंपोर्ट करता रहेगा, फॉर्मेट में वो कुछ चेंज नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस तुम लोग कोई लाइन आइटम ऐड करो। जिस दिन तुम लोग कुछ लाइन आइटम ऐड करोगे, नेट प्रॉफिट नीचे चला जाएगा। उस टाइम पे तुमको वापस से ये एक्टिविटी करना है कि बाजू में पेस्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाओ और फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दो, बस दैट इज इट। यहाँ पे आओ, अपडेट ऑल क्लिक करो, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। हाँ, अगर नया लाइन आइटम ऐड किया तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जो लिंक्ड ऑब्जेक्ट है, मुझे सब कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, मैंने बस एक लाइन आइटम बढ़ाया ना। व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे चेंज रेंज पे क्लिक करूंगा। करंटली द रेंज इज फ्रॉम A4 to C29। मैंने एक लाइन आइटम बढ़ा दिया जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट एक लाइन आइटम नीचे गया। आई विल डू इट 30। दैट इज इट। वापस से कॉपी पेस्ट करने का भी टेंशन नहीं है। इतना इतना कर दो, तुम्हारा पूरा का पूरा एमआईएस लिंक होके बन जाएगा। सबको सब समझा। अभी सबको ऐसा लगता है कि वो लोग खुद से एमआईएस एक्सेल गूगल शीट पे बना सकते हैं एक्सेल के जगह पे, और ये लिंक वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। एवरीवन ऑनलाइन, एनी डाउट सो फार? गिरीश भाई?
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ भी रही है क्या तुम लोगों को?